जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे और एग्जाम के तैयारी में परिपूर्ण रूप से लगे होंगे। तो ज़्यादा हम लोग देर ना करते हुए रे ऑप्टिक्स का इस क्वेश्चन में अर्थात इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आता है और क्वेश्चन को आराम से हम लोग हल कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कोई खास नहीं आता है, केवल आपका कॉन्सेप्ट पूरा होना चाहिए। इसीलिए मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि पूछ रहा है कि एक उत्तल लेंस, क्या पूछ रहा है भाई, एक उत्तल लेंस के उपरार्ध अर्थात ऊपर का भाग को काला रंग से रंग दिया जाता है, तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की बताइए क्या होगा। आकार बढ़ेगा, आकार घटेगा, तीव्रता कम होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब समझिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। जैसे एक उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है भाई, एक उत्तल लेंस है। मान लिया जाए ये उत्तल लेंस है हमारा, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और ये है हमारा मुख्य अक्ष, क्या है भाई, ये हमारा मुख्य अक्ष। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्तल लेंस का ऊपर भाग कलर कर दिया है काला रंग से, या फिर उसको काली पट्टी से बांध दीजिए या फिर काली टेप से लपेट दीजिए, जो भी करना है आप इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो इसको देखो हम लोग काला रंग से क्या कर दिए हैं, कलर कर दिए। अब बताओ अगर काला रंग से कलर कर देंगे तो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि प्रतिबिंब नहीं बनेगा, है ना, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रतिबिंब बनेगा, 100% प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ठीक है, आपने ऊपर का भाग कलर कर दिया। अगर आप ऊपर का भाग कलर कर दिए तो आप ये बताइए कि बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना किरण का जरूरत होता है, 2 किरण। तो हमारा जो लाइट है ये केंद्र से यहां पे आएगा, कन्फर्म जाएगा, और दूसरा अगर यहां पे आती है तो इस प्रकार वापस लौट जाएगी। तो अगर आप ऊपर का भाग कलर भी कर दिए हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। तो याद रखेंगे इस चीज को, जितना आकार इधर रहेगा उतना ही आकार इधर भी बनेगा, चाहे आप कलर कर भी दिए आधा भाग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप एक चीज याद रखिएगा, एक चीज पे फर्क पड़ेगा, वो है प्रकाश की इंटेंसिटी पे, प्रकाश की तीव्रता पे फर्क पड़ेगा और किसी भी चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। आकार ना ही बढ़ेगा, आकार ना ही घटेगा प्रतिबिंब का, लेकिन प्रकाश की तीव्रता कम जरूर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब आप किसी भी उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को कलर कर दीजिए या फिर निचली भाग को कलर कर दीजिए, एक राशि पे इफेक्ट पड़ेगा जिस राशि का नाम है इंटेंसिटी, अर्थात प्रकाश की तीव्रता पे इफेक्ट पड़ेगा और प्रकाश की तीव्रता डिक्रीज कर जाएगी अर्थात कम हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता बताइए। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, क्षमता का फॉर्मूला पढ़े होंगे, P = 1/f, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे के रखा है 20 सेंटीमीटर। कितना दे के रखा है भाई, 20 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि क्षमता का मात्रक मीटर इनवर्स या फिर डायोप्टर होता है। मीटर इनवर्स या फिर क्या होता है भाई, डायोप्टर। तो आप आराम से इसे हल कर सकते हैं। ये देखो 20 सेंटीमीटर दे के रखा है, तो सेंटीमीटर को बदलेंगे किस में भाई, मीटर में। और आपको पता है सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदल लिएगा तो ये कितना से भागा देना पड़ेगा, 100 से, तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर में। और सबसे नीचे वाला बताओ कहाँ जाएगा, 100 बटे कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो बताइए कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100 आ जाएगा। 5 मीटर को ऊपर लेके जाइए मीटर इनवर्स, और आप मीटर इनवर्स को डायोप्टर भी लिख सकते हैं। तो बताओ लेंस का क्षमता कितना हो जाएगा भैया, 5 डायोप्टर। ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है भाई, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। क्या होता है,
धनात्मक, लेकिन अगर अवतल लेंस रहता तो अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता, इसीलिए हम लोग प्लस को लेके चले हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक द्वि उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब कब बना सकता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास उत्तल लेंस होगा, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस होगा, तो आभासी प्रतिबिंब तभी बनेगा जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। कहां पे होगा, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। तो उस कंडीशन में आपको पता है यहां से लाइट जाता है, फोकस से निकलेगा, दूसरा लाइट इधर से जाएगा, तो ये दोनों किरण कभी जीवन में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको पीछे बढ़ाते हैं और पीछे बढ़ाने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे हमारा किरण मिल जाता है, तो जिधर हमारा ऑब्जेक्ट है उधर ही हमारा इमेज बना। तो याद रखिएगा आभासी प्रतिबिंब एक ही कंडीशन में बनेगा, वो कब बनेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच। देखिए अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा इसको हम छोटा कर सकते हैं, है ना। क्या होगा भाई, प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच, प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, इसको छोटा कर देते हैं अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई तो दे रहा होगा। अब पढ़िए ध्यान से, क्या बोल रहा है, यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस, और आपको पता होना चाहिए अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं भाई, उत्तल लेंस को, और उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हों तो इसका संयोग फोकस दूरी बताइए, है ना। दो उत्तल लेंस है, कितना भाई, दो उत्तल लेंस, और दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा हुआ है, ये L1 लेंस और ये L2 लेंस, और पहला लेंस का फोकस दूरी और दूसरा लेंस का फोकस, है ना, दूसरा लेंस का फोकस दूरी दोनों का सेम दिया हुआ है। पहला का भी f मान लेते हैं और दूसरा का भी कितना मान लेते हैं, f। तो पूछ रहा है कि जब आप इसे संयोग करते हैं, जब आप इसे जोड़ते हैं तो इसकी फोकस दूरी कितना होगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर P1 प्लस P2। क्या पढ़ा होगा, P बराबर P1 प्लस P2। तो हमको फोकस दूरी पूछ रहा है, P का फॉर्मूला पढ़ेंगे 1/f, इसका होगा 1/f1, इसका होगा 1/f2, और दोनों का मान बताओ कितना दिया हुआ है। दोनों का मान कितना दिया हुआ है, दोनों का मान दिया हुआ है भैया, इसका भी है भाई f और इसका भी क्या है f, है ना। तो इसको हम लोग मान लेते हैं टोटल फोकस दूरी कितना होगा। तो बताइए इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे भैया, एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा f1 + 1 कितना हो जाएगा 2/f। जब आप इसको पलटी करेंगे तो ft बराबर आ जाएगा आपका राइट आंसर f/2। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से हल कर सकते हैं। कोई दम है बताइए, कोई दम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया। बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बोला गया कि एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो। तो लेंस की फोकस दूरी बताइए। सबसे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, अगर आप लोग कांच का अपवर्तनांक पढ़े होंगे या फिर पानी का अपवर्तनांक पढ़े होंगे तो कितना पढ़े होंगे 1.5, इसका अपवर्तनांक पढ़े होंगे कितना 1.33। अगर आप और किसी माध्यम का जानते हैं अपवर्तनांक तो जो भी होगा, तो बताइए ये सभी अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकाला जाता है, आपको जानकारी होना चाहिए किसके सापेक्ष निकाला जाता है। ये जो 1.5 जो अपवर्तनांक है कांच का, वायु के सापेक्ष है। ये पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, ये जो पानी का अपवर्तनांक है ये भी वायु के सापेक्ष है। तो कोई भी बुक ऐसे लिखता है या फिर कोई बुक ऐसे भी लिखता है NGA, इसका मतलब कांच का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। इसका मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं NWA, इसका मतलब क्या हुआ, पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष। लेकिन यहां पे बताइए एक लेंस को पानी में डुबोया जाता है, एक लेंस को पानी में डुबोया जाता है। तो
तो यहां पे जो अपवर्तनांक लिखेंगे, यहां पे जो अपवर्तनांक लिखेंगे कांच का, वो किसके सापेक्ष लिखेंगे? वो लिखेंगे हम लोग पानी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष भाई? पानी के सापेक्ष। और आपको पता होगा जब इसे फॉर्मूला में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? Ng/Nw। और यहां पे साफ साफ बोल दिया है कि Ng बराबर है Nw का, अर्थात दोनों का अपवर्तनांक आपस में भैया क्या है? बराबर है। तो बताइए इसके फोकस दूरी क्या होगा? जब दोनों का अपवर्तनांक बराबर होगा तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में, 1/f बराबर पढ़े होंगे μ-1, μ-1 इंटू पढ़े होंगे 1/r1 माइनस 1/r2। क्या आपने कुछ पढ़ा है ऐसा फॉर्मूला? तो बताइए यहां पे हम लोग जो कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे, लेंस का अपवर्तनांक लिखेंगे, वो किसके सापेक्ष लिखेंगे? पानी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष भाई? पानी के सापेक्ष। तो यहां पे आपको दर्शाना पड़ेगा Mg/W। जी हम लोग बोले तो ग्लास, ग्लास बोले तो कांच, या फिर आप इसको लेंस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लेंस। लेंस के लिए L से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने G से डिनोट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बताइए इसको आप क्या लिखिएगा? अगर आप इसे फॉर्मूला के रूप में लिखिएगा क्या लिखिएगा बताओ? μg/μw, और इधर हो जाएगा -1 इंटू हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। आप ये बताइए भाई साहब कि दोनों का अपवर्तनांक बराबर है, जितना अपवर्तनांक इसका उतना अपवर्तनांक इसका है, तो बताइए आपस में कैंसिल होके इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा, और 1 में 1 गया 0, और 0 गुना इतना करेगा कितना आएगा बताओ? 0। तो बताओ 1/f का मान कितना आ गया? 0। अब बताइए 1/f का मान 0 आ गया था, हमको f का मान पूछा जा रहा है, तो आप बताओ इसको जब पलटेगा f को तो ये भी पलट जाएगा, 1/ हो जाएगा 0, और किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते इसका मान कितना हो जाएगा? इनफिनाइट। देखिए कितना आराम से बन गया। तो आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक चीज याद रखेंगे, यदि किसी भी उत्तल लेंस को अगर द्रव में दबाते हैं और उसका अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए, तो याद रखेंगे उस उत्तल लेंस का फोकस दूरी इंफिनिटी होगा, अर्थात अनंत होगा, जो कि हमने आपको अच्छे तरह से सॉल्व करके बता दिया। और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आराम से अनंत मारना है। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब आप मेरे वीडियो को देखेंगे, जितना भी वीडियो डाला जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सा राशि परिवर्तित नहीं होता है? देखो हम आपको बताते हैं, सिंपल। आप सोचिए, आपको पता है कि जब लाइट आती है, सूर्य की लाइट जब आती है पृथ्वी पे, पहले निर्वात में आती है, फिर वायु में आती है, तो फिर यहां पे हमारा पृथ्वी पर पहुंचता है। तो बताओ निर्वात में प्रकाश की चाल कुछ होता है ना? गैस में कुछ होता है, अर्थात गैस बोले तो वायु में कुछ होता है, पानी में कुछ होता है, कांच में कुछ होता है। तो बताइए माध्यम बदलने पर प्रकाश का चाल बदल रहा है। तो पहला चीज है चाल तो बदलता है, और याद रखिएगा दूसरा चीज तरंग दैर्घ्य भी बदलता है, तीसरा चीज आयाम भी बदलता है। तो ये सब पॉइंट को आपको याद रखना है। चाल बदलता है, तरंग दैर्घ्य बदलता है, आयाम बदलता है, लेकिन कभी भी आवृत्ति नहीं बदलती है। अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए हम आपके लिए डिटेल में वीडियो बना के आएंगे। आप चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो कमेंट में लिखो कि अगर लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तनांक भी बदलता है, अपवर्तनांक भी बदलता है। क्योंकि आपको पता है पानी का अपवर्तनांक कुछ होता है, कांच का अपवर्तनांक कुछ होता है, अपवर्तनांक बदलता है और बदलता है, तरंगदैर्घ्य बदलता है, और क्या बदलता है भाई? चाल बदलता है, आयाम बदलता है, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलेगा। इस चीज को याद रखिएगा, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से बताइए। अभी जस्ट आपको बताए थे कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो इसका राइट आंसर तो सभी लोग जानते होंगे। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है भैया, निर्वात में। और कितना होता है भाई, 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। प्रकाशीय पथ बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाशिक पथ जो बराबर होगा वो क्या होगा, किसी को पता है? अगर पता है तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक इंटू क्या होता है, लंबाई, प्रकाशीय पथ की लंबाई n इंटू एल। तो इस चीज याद रखिएगा, प्रकाशीय पथ बराबर होता है अपवर्तनांक इंटू लंबाई। अगर सही है तो कमेंट में जरूर लिखें आप लोग। एक बार देख लेते हैं क्या इसका आंसर यही होगा या नहीं, देखना भी जरूरी है क्योंकि गलत बताने पर फायदा नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए, इसका राइट आंसर यही होगा, पथ इंटू लंबाई। तो इसको ऐसे भी लिखता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक इंटू पथ लंबाई। पथ लंबाई लिखिए या फिर लंबाई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे डिनोट करेंगे, इसे n से डिनोट करेंगे, इसे l से डिनोट करेंगे, तो ऐसे सवाल को आराम से हल कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन तो सबको पता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस, इसका ट्रिक भी बताए हैं। अगर आप जानते हैं दूर दृष्टि के लिए और निकट दृष्टि के लिए कौन सा लेंस, बड़ा शब्द, बड़ा शब्द, छोटा शब्द, ट्रिक याद है? अगर ट्रिक याद है तो बताइए किसको याद है। देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट 3 वर्ड का आता है, दूर दृष्टि दोष में दूर 2 वर्ड का आता है। और आपको पता है बड़ा शब्द बड़ा लेंस के लिए, छोटा शब्द छोटा लेंस के लिए। तो निकट में 3 तो अवतल बड़ा आता है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल क्योंकि ये बड़ा है, दूर में हो जाएगा उत्तल। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं भाई, अवतल लेंस का। अगर हमारे पास दूर दृष्टि दोष हो जाएगा तो कौन सा लेंस उपयोग करेंगे, उत्तल। ऐसे क्वेश्चन को आराम से आप हल कर सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बताइए किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है बताइए। सभी लोग कमेंट में लिखे रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो आप सोच रहे होंगे सर हम उल्टा क्यों नहीं दिखाई देते हैं, हम जब किसी इंसान को देखते तो वो सीधा क्यों दिखाई देता। हाँ भाई, इसका भी रीजन है। हमारे दिमाग में दृक् तंत्रिका पाई जाती है। कौन सा तंत्रिका, दृक् तंत्रिका, जो किसी भी वस्तु को सीधा क्या करता है, जो किसी भी वस्तु को सीधा करके दिखाई देता है, ये दृक् तंत्रिका। आपको पता होना चाहिए अगर आप डिटेल से पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर आप सिर्फ बोलिएगा, क्या बोलिएगा, वास्तविक और उल्टा। हमारा रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है भैया, वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है ही नहीं, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।